प्यारे विद्यार्थियों, आपको कि जैसा मैंने भौतिकी में सिलेबस दिया है कक्षा 12 के लिए, इसमें मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है तैयारी करवाऊंगा। आप इसमें देखते रहेंगे। हमारा जो इस समय टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के अंतर्गत जो है पहले पार्ट में से पार्ट 1 जो आपका है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। इसके अंतर्गत हम विद्युत आवेश के बारे में चर्चा करेंगे। तो विद्युत आवेश जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। आपने देखा होगा कि अनुभव किया होगा आपने कि जब हम किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं यानी फ्रिक्शन करवाते हैं तो वे वस्तुएं हल्के और छोटे पदार्थों को क्या है अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि स्केल है, प्लास्टिक का स्केल, उसको आप सूखे ड्राई हेयर्स पर अगर आप जो है उसको रब करेंगे यानी घर्षण करवाएंगे तो क्या होता है, उस प्लास्टिक का जो स्केल है उसमें एक क्वालिटी आ जाती है, उसमें एक गुण पैदा हो जाता है। जैसे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, छोटे पंख हो गए, तिनके हो गए, इनको अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। इसी तरह से आपने देखा होगा, यानी हमने इसमें क्या समझना है, यानी ड्राई हेयर्स होने चाहिए, बात यह है। उसके भी कारण हम आपको बताते हैं धीरे धीरे। तो इसमें मैंने बताया कि प्लास्टिक स्केल छोटे छोटे बिट्स को अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी उस पर चिपकने लगते हैं। इस प्रकार की घटना जो थी ईसा से पूर्व जो है 600 वर्ष पूर्व लगभग, यानी 2500 वर्ष पूर्व यूनान के दार्शनिक थेल्स हुए हैं। थेल्स हम पढ़ रहे हैं आपके विद्युत आवेश। विद्युत आवेश में हम पढ़ रहे हैं, इसको हमने बताया इलेक्ट्रिक चार्ज, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक चार्ज, CHARGE, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके बारे में हमने पढ़ना है विद्युत आवेश है क्या। तो मैंने आपको जैसे बताया, तो इसमें हुआ क्या है कि ये घटना जो आई कहाँ से है हमारे, तो ईसा से 600 वर्ष पूर्व लगभग, यानी 2500 वर्ष पूर्व यूनान के दार्शनिक हुए हैं थेल्स हुए हैं, THALES, थेल्स वैज्ञानिक का नाम है। ये यूनान के दार्शनिक थे। कहाँ के थे? यूनान के दार्शनिक थे। इन्होंने क्या किया कि एम्बर कहिए उसे, या अंबर भी कह सकते हैं, एम्बर, AMBER, एम्बर दरअसल एम्बर एक पदार्थ है, एक येलो कलर का येलोइस फॉसिल रेजिन से कहते हैं हम, यानी एक प्रकार का पीले से रंग का अवशेष से निकाला गया एक राल होती एक प्रकार से। रेजिन का मतलब होता है कि गम टाइप का, गम माने गोंद जैसा, काइंड ऑफ गम सीक्रेटेड फ्रॉम प्लांट्स, उसे हम रेजिन कहते हैं। तो ये जो फॉसिल्स होते हैं पृथ्वी के भीतर अवशेष जो होते हैं उनसे अंबर बनता है। तो अंबर नामक पदार्थ को ऊन से उसने रगड़ा, उन्होंने ऊन से उसके साथ फ्रिक्शन करवाया, घर्षण करवाया, तो क्या हुआ, उसमें एक गुण आ गया। क्या है, छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का एक गुण देखा गया उसमें। या इस तरह से जो है ऊन की जगह आप फलालेन ले सकते हैं, रेशम या बिल्ली की खाल, ये सब ले सकते हैं। 1600 ईस्वी में जो है इंग्लैंड के चिकित्सक, फिर क्या हुआ, जो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के चिकित्सक थे डॉक्टर गिलबर्ट, ये अमेरिकन साइंटिस्ट, ये इंग्लैंड के जो थे चिकित्सक थे, और वहाँ की जो रानी थी महारानी एलिजाबेथ, उनके चिकित्सक रहे हैं। उन्होंने प्रयोग द्वारा क्या पाया कि अंबर की तरह जो है और भी पदार्थ हैं, जैसे कांच हो गया। इन्होंने क्या देखा कि कांच, यानी जिसे हम ग्लास कहते हैं, GLASS, ग्लास, और आपका जैसे एबोनाइट हो गया, एबोनाइट, EBONITE, एबोनाइट से कहते हैं। एबोनाइट जो एक ब्लैक हार्ड कलर का जो है पदार्थ होता है। गंधक हो गया, जैसे गंधक यानी जिसे हम सल्फर भी कहते हैं, गंधक हो गया, लाख हो गया,
लाख का मतलब होता है जिसे हम कहते हैं सीलिंग वैक्स जो होती है, यानी सीलिंग वैक्स, इस तरह के पदार्थ, इन पदार्थों को जो है ऊनी पदार्थ से रगड़ा गया। इनका घर्षण जो था ऊनी पदार्थ से किया गया। ऊनी पदार्थ, उलन, ऊनी पदार्थ से जब किया गया तो उन्होंने इसमें क्या पाया, उसमें एक ये गुण गया कि ये जो पदार्थ थे इनके अंदर एक क्वालिटी आ जाती है, छोटे छोटे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का उनमें एक गुण उत्पन्न हो जाता है। फिर 1646 ईस्वी में सर थॉमस ब्राउन ने यानी इस गुण को, जो पदार्थों में अन्य पदार्थों से घर्षण के कारण जो है छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का जो गुण प्राप्त हुआ है, इनमें एक प्रकार की से एक ऊर्जा, इसे एक नाम दिया गया। और जो ये था इसको हमने बोला इलेक्ट्रिसिटी। ये जो क्वालिटी थी, जो कारण था, इसको इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया गया, जिसे हम विद्युत कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया गया इसे, ELECTRICITY, इलेक्ट्रिसिटी से नाम दिया गया। और इसको हमारी भाषा में, यानी हम अपने हिंदी भाषा में इसको हम कहते हैं विद्युत। मूलतः इसे नाम दिया गया इलेक्ट्रिसिटी और इसको हम अपनी भाषा में कहेंगे विद्युत। तो ये उस समय पाया गया। यूनानी भाषा में एम्बर जो होता है, यूनानी भाषा में एम्बर, AMBER, एम्बर को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एम्बर को इलेक्ट्रॉन, ELECTRON, इलेक्ट्रॉन कहते हैं यूनानी भाषा में। ये ध्यान रखेंगे आप। जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड है आया कहाँ से, तो ये जो कारण या ऊर्जा जो थी, ये अंबर में छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का जो गुण आया, उसे इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया गया गिलबर्ट के द्वारा, डॉक्टर गिलबर्ट के द्वारा। अब ये आप देखेंगे कि दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने से फ्रिक्शन जब उनके बीच में होता है, यानी उन्हें हम रगड़ते हैं यानी घर्षण कराते हैं उनके आपस में, तो बड़ी वस्तु जो होगी, यानी कि जिस पर आवेश आ गया, वो छोटी वस्तु को, छोटे पदार्थों को आकर्षित करने का गुण उसमें उत्पन्न हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि वस्तु आवेशित हो गई। आकर्षण के कारण जो है, जो उसमें आकर्षण हुआ है, आकर्षण के कारण इसको हमने बोला कि उसमें क्या हुआ, आकर्षण के कारण जो है, यानी वस्तु में वस्तु आवेशित हो गई, आवेशित हो गई, ऐसा कहा है। यानी चार्ज्ड हो गई, आवेशित हो गई माने चार्ज्ड हो गई। इस तरह से तो दो वस्तुओं को परस्पर हम रगड़ते हैं, इन्होंने आपस में घर्षण कराते हैं, तो एक कारण या गुण, जिसे हम कह रहे हैं कि एक प्रकार की ऊर्जा है, उत्पन्न हुई, जिससे वस्तुओं में छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ गया। इस ऊर्जा को घर्षण विद्युत, इसी को हम इसीलिए, चूंकि घर्षण के कारण हुआ है, इसे हम घर्षण विद्युत भी कहते हैं। यानी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, FRICTIONAL, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ELECTRICITY, इसे हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि आपको समझना है, यानी एक स्टेप, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें कि ये जो गुण आया है वस्तुओं को घर्षण का, केवल इतना ही नहीं है, इसमें अन्य भी वस्तुएं पाई गई हैं, बहुत सी वस्तुएं हैं जिनका मैं क्रम आपको बताता हूँ। इनका क्रम है इस तरह से कि जैसे प्रयोगों द्वारा ये भी देखा गया है कि जैसे हमने बोला कि कांच को रेशम से अगर घर्षण कराया जाता है, यानी कांच को रेशम पर रगड़ा जाता है, कांच की छड़ को रेशम के साथ रगड़ने पर
रगड़ने पर यानी घर्षण कराने पर, यानी अर्थात घर्षण के कारण, घर्षण कराने पर यह पाया गया कि कांच की छड़ को जैसे घर्षण कराया, इसको हमने एक डोरी से लटका दिया। कैसे? डोरी से हमने इस तरह से इसको लटका दिया, मान लिया इस तरह से कांच की छड़ है, ये कांच की छड़ है। इस पर अगर मैं अब देखा कि इस पर एक चार्ज आ गया है, इसके नज़दीक, अब बताते हैं इसको हमने प्लस क्यों लिखा है। इसके नज़दीक अगर हम लाएंगे जैसे रेशम, जिससे हमने उसको रगड़ा है, यानी इस तरह का रेशम पदार्थ है, अगर रगड़ने के बाद, तो इनमें आपस में क्या होता है, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये इसकी तरफ, ये इसकी तरफ, फिर आकर्षित है। इसका मतलब इन दोनों पर विपरीत प्रकार का आवेश आ गया। ये कहा गया कि इन पर एक विपरीत प्रकार का आवेश आ गया। रेशम माने इसको सिल्क भी कहते हैं, सिल्क। ये आपकी कांच की छड़ है, कांच की छड़। बताया आपको कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया, तो कांच पर क्या था, एक आवेश आया। ऐसी रेशम पर भी कोई ना कोई आवेश आया है, दोनों यानी आवेशित हो गई हैं, जिसको हमने बोला फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। बेंजामिन फ्रैंकलिन हुए हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो अमेरिकन सीनेट के सदस्य भी थे, साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया, इन्होंने इसको एक स्वैच्छिक नाम दे दिया, एक यानी एक ट्रेडिशन है, इसको नाम वहीं से स्टार्टिंग हो गई है इनको, कि कांच की छड़ जो था उस पर एक धनावेश आ गया है। इन्होंने कहा कि ये धनावेशित हो गई, धनावेशित, और इसको कहा गया ऋणावेशित। तो कांच की छड़ धनावेशित होगी और रेशम वो ऋणावेशित हो गया, जब इन दोनों को हमने आपस में फ्रिक्शन करवाया, यानी आपस में इनको रखा। ये भी देखा गया कि जैसे कांच की छड़ है और उसके नज़दीक, ये भी और देखने में क्या आया है, प्रैक्टिकली क्या देखा गया कि जैसे कांच की छड़ को हमने एक रेशम से रगड़ दिया, ये कांच की छड़ है, और इसको एक दूसरी कांच की छड़ जो हम उसके यानी नज़दीक लाए, फिर उसी तरह से इस पर हमने कहा है, क्योंकि नाम दिया गया इसको धनावेश, इसके नज़दीक अगर दूसरी हम कांच की छड़ लाते हैं इस तरह से, बिल्कुल उसी तरह से सिल्क से, इसको सिल्क के साथ रगड़ा है, इसको भी सिल्क के साथ, इसको लटका दिया गया डोरी के साथ, तो इसमें देखा गया कि ये एक दूसरे को दूर हटा रहे हैं, यानी जो लटकी हुई छड़ है वो दूर हो जाती है। इसका मतलब यह है कि इनमें प्रतिकर्षण हो गया। ये दिखा रहा है कि इधर की तरफ बल लगा रहा है इस पर, ये इस पर इधर की तरफ लग रहा है, तो इसको हमने बोला प्रतिकर्षण। ये प्रतिकर्षण, इसका वजह क्या है? इसका मतलब ये है, प्रतिकर्षण होने का कारण क्या है, पहली छड़ को भी हमने सिल्क के साथ रगड़ करके फिर डोरी से लटकाया, दूसरी छड़ को सिल्क के साथ घर्षण करा के या रगड़ करके हम इसके नज़दीक लाए। इसका मतलब इन दोनों पर समान प्रकार का आवेश आया है। तो एक इसमें एक कॉन्सेप्ट मिला कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रयोगों द्वारा ये भी देखा गया कि जैसे हमने कांच की छड़ है, या आपने एक कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा, ये कांच, इस पर आया है धनावेश, नाम दिया गया है धनावेश। इसके नज़दीक एक आबनूस की छड़, इसके नज़दीक अगर हम आबनूस लाते हैं, आबनूस की छड़ को लाने पर, आबनूस की छड़ को कैट स्किन या फलालेन से रगड़ा गया, यानी घर्षण कराया गया। ये कांच की छड़ है, कांच की छड़, और ये हो गया आपका आबनूस।
आव्यूह की छड़ पर यह पाया गया कि इस पे ये आपस में एक दूसरे को फिर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये इसकी ओर और ये इसकी ओर आकर्षित हो जा रहे हैं, ये आपस में आकर्षित हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो विपरीत प्रकार के आवेश आकर्षित होने का कारण क्या है, दोनों पर विपरीत प्रकार का आवेश हुआ है। यानी दो विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह एक चीज़ क्लियर हुई है इन प्रयोगों से। यह नेगेटिव चार्ज दिखाया गया है, इसको पॉजिटिव चार्ज इस पर दिखाया गया है, पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने आपको बताया कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नाम दिए थे, तब से ये चलन में है, यानी परिपाटी के अनुसार ये चला आ रहा है। तो ये आप इस चीज़ को क्लियर मैं समझता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। और इसी तरह से अगर हम देखें कि दो आव्यूह की छड़ हैं, यानी अगर एक आव्यूह की छड़ है इस तरह से, आव्यूह की छड़ जिस पर कि बिल्ली की खाल से रगड़ने से या फलाने से रगड़ने से नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये इसके नज़दीक हम दूसरी आव्यूह की ही अगर एक छड़ लाएं जिस पर कि नेगेटिव चार्ज होगा, ये आव्यूह है, ये भी आव्यूह है। ध्यान रखेंगे कि घर्षण के पश्चात है ये, इसको भी कैटिसिन के साथ रगड़ा गया है और इसको भी कैटिसिन के साथ। तो इनको जब अपने नज़दीक लाए हैं, यानी कैटिसिन आने बिल्ली की खाल के साथ, तो इन पर क्या होता है, ये प्रतिकर्षण होता है, ये इधर एक दूसरे को रिपेल करती हैं। तो इससे हमारा एक क्लियर और हो गया कि दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और दो विपरीत प्रकार के आवेश यानी विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये आपका ये क्लियर हो जाना चाहिए। आगे आप ये देखेंगे इस तरह से आवेश हमारे दो प्रकार के हो गए। 1750 में फ्रैंकलिन ने ये सब बातें बताई थी हमें कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या है। ये परिपाटी में हमारे आ गया है, प्रचलन में आ गया है। ये सब प्रयोगों द्वारा ये स्पष्ट किया गया है कि ये जरूर नहीं है कि कांच पर हमेशा जो है धनावेश ही आएगा। अगर हम ये प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि कांच की छड़ को अगर फलालेन से रगड़ते हैं तो छड़ में ऋणावेश आता है। कांच की छड़ अगर फलालेन से हम इसको फ्रिक्शन कराते हैं, रगड़ते हैं, तो हमारे पास कांच की छड़ में ऋणावेश आ जाएगा। और इसका मतलब फलालेन को जब उसके नज़दीक ले आते हैं तो फिर वे आपस में फिर खींचते हैं, इसका मतलब फलालेन पर पॉजिटिव आवेश आ गया है। तो विपरीत प्रकार के आवेश आ गए हैं, यानी कांच की छड़ पर धनावेश, कांच की छड़ को फलालेन से रगड़ने पर ऋणावेश, और तो फलालेन पर जो है आप धनावेश आ गया, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। कांच की प्रयोगों से ये भी देखा है कांच की छड़ को फलालेन से रगड़ने पर छड़ में ऋणावेश और कांच की छड़ के रेशम को रगड़ने पर क्या होता है, धनावेश उत्पन्न होता है। ये भी हमने क्लियर कर दिया। मैं समझता हूँ ये आप आवेशों के बारे में समझ गए होंगे। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, जो कॉन्सेप्ट आया है वो यहीं से आया है। मैं समझता हूँ आपकी ये जानकारी में आ गया होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप इससे आपको एक चीज़ और क्लियर हो गई है कि जब हम यानी ये भी क्लियर है कि जब दो पदार्थों को हम आपस में रगड़ते हैं तो उनमें से एक पदार्थ धनावेशित हो जाता है और एक ऋणावेशित हो जाता है। एक पर धनावेश आ गया, दूसरे पर ऋणावेश। जैसे कांच और रेशम को रगड़ा तो कांच पर धनावेश और रेशम पर ऋणावेश। एबोनाइट और फलालेन परस्पर घर्षण से क्या करते हैं, क्रमशः कैसे होते हैं, ऋणावेशित और धनावेशित हो जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, धनावेशित और ऋणावेशित। समान प्रकृति के कण जो होते हैं उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत प्रकार के जो कण होते हैं, विपरीत प्रकृति के जो कण होते हैं उनके बीच में आकर्षण होता है। किसी पदार्थ में अगर हम धन कण
या ये कहिए कि यानी हर एक पदार्थ में धन कण और ऋण कण बराबर होते हैं, वे बाहरी कण पर एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करेंगे। तब हम कह सकते हैं कि पदार्थ जो है आवेश रहित, जब वे एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे तो अब उस अवस्था में हम कहेंगे कि पदार्थ जो है वो आवेश रहित हो गया, अनचार्ज हो गया है। ऐसे हम विद्युत उदासीन भी कह सकते हैं। पदार्थ जो है विद्युत उदासीन है ऐसी अवस्था में। तो आवेश रहित पदार्थों में अर्थात विद्युत उदासीन पदार्थों में यदि ऋण कणों का प्रवेश करा दें तो उसमें कुछ धन कण निकाल दें, या हम कह दें कि उसमें से कुछ धन कण निकाल दें, तो उसके ऋण कणों का प्रभाव जो है वो धन कणों से अधिक होगा। ऐसा है पदार्थ जो, इसका मतलब क्या हो गया, वो ऋणावेशित हो गया। कहने का मतलब ये है कि उसमें से हम धन कण निकाल रहे हैं या उसमें हम ऋण कण डाल रहे हैं किसी पदार्थ में, तो वो पदार्थ ऋणावेशित हो जाएगा। इसी प्रकार जो है किसी आवेश रहित पदार्थ में, जिसे हम कह रहे हैं विद्युत उदासीन पदार्थ है, उसमें हम क्या करें, धन कणों का प्रवेश करा दें या उसमें से कुछ ऋण कणों को निकाल दें तो वह धनावेशित हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पदार्थ धन या ऋण कणों के स्थानांतरण द्वारा ही आवेशित होते हैं। पदार्थ या वस्तुओं में उपस्थित इस धन या ऋण कणों को आवेश वाहक कहते हैं। जो धन और ऋण कण होते हैं पदार्थों में, इन्हें हम आवेश वाहक कहते हैं। आवेश वाहकों की जो परिकल्पना है वो आधुनिक सिद्धांत, इसका जो आधुनिक सिद्धांत है वो हमारी कहती है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, उसे हम कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं आधुनिक रूप को, यानी अर्थात वस्तु जो आवेशित हो रही है या उसमें विद्युतीकरण जो हम कह रहे हैं हो रहा है, उसका जो आधुनिक सिद्धांत है उसे हम व्यक्त कर सकते हैं। उसे हम किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, हम कहते हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। पदार्थ, उसकी जो रचना है वो मूलतः कैसे है, कोई भी पदार्थ है छोटे छोटे कणों से, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इन छोटे कणों को, इनको बोलते हैं परमाणु, एटम। यानी पदार्थ है उसमें छोटे छोटे एटम्स होते हैं। सबसे पहले थॉमसन ने जो थी वो एटम जो था परमाणु मॉडल की जो व्याख्या की थी। परमाणु को हम जैसे हम पदार्थ देख रहे होते हैं तो पदार्थ देखने का मतलब उसमें कई परमाणु मिलकर के वो पदार्थ की आकृति बना रहे हैं। हम परमाणु को जो है ऐसे नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं। परमाणु का साइज बहुत छोटा होता है। 1 एंगस्ट्रॉम की कोटि की उसकी जो है त्रिज्या होती है, बहुत सूक्ष्म होता है। 1 एंगस्ट्रॉम मीन्स 10⁻⁻10। 1 एंगस्ट्रॉम लिखते हैं इसको हम, 1 एंगस्ट्रॉम दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर की कोटि होती है इसकी त्रिज्या। परमाणु के मूलतः जो है, परमाणु का जो कंस्ट्रक्शन है मूलतः उसके 2 पार्ट से होता है। परमाणु है उसके 2 पार्ट मूलतः होंगे। एक होगा उसका आपका नाभिक, और नंबर 1 नाभिक जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और दूसरा भाग है नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न कक्षाओं में गति करते इलेक्ट्रॉन। जो नाभिक है आपका, तो नाभिक जो है वो परमाणु का बीच का हिस्सा है। यानी हम जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी पदार्थ का परमाणु बनाएं तो नाभिक में इसके जो अंदर होते हैं, इसके ये जो बना होता है, एक होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को हम संक्षेप में P लिखते हैं, न्यूट्रॉन को संक्षेप में N लिखते हैं। और जो नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाएं हैं, नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में जो होता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो परिक्रमा करते हैं।
परिक्रमण करते इलेक्ट्रॉन। इसके लिए संकेत हम इलेक्ट्रॉन के लिए ई दिया। प्रोटॉन की खोज आप जानते हैं कि लॉर्ड रदरफोर्ड ने की है, जो इंग्लैंड के वैज्ञानिक रहे हैं। न्यूट्रॉन की खोज भी जेम्स चैडविक, और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी 1907 में। तीनों ही साइंटिस्ट जो थे ये हमारे इंग्लैंड के थे, यूके के थे। आप ये भी ध्यान रखेंगे, अगर हमें किसी परमाणु की रचना दिखानी है, परमाणु की रचना को हम समझने के लिए क्या करेंगे, अभी मैं आपको इसमें बताता हूँ।